So now we are going to discuss radiographic intensifying screen. अच्छा, रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने पहले भी पढ़ा था कि रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, इसके क्या क्या हमने पढ़ा था ना कि इसकी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया, दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। यूज ऑफ फिल्म टू डिटेक्ट एक्स रेज एंड टू इमेज एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स इज इनएफिशिएंट, यानी कि आप लोग फिल्म को यूज करते हो एक्स रेज को डिटेक्ट करने के लिए एंड टू इमेज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इमेज लेना चाहते हो तो आप लोग क्या यूज़ करते हो, फिल्म यूज़ करते हो, और वो फिल्म एक्सरेज को डिटेक्ट करे तो ये इनएफिशिएंट होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से ये काम नहीं करता। असल में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1% एक्सरेज जो है वो आपके पास रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक हो गया, और सिर्फ 1% एक्सरेज इंटरेक्शन के बाद लेटेंट इमेज में रोल प्ले कर रही होती हैं। बाकी का 99% रोल कौन प्ले करता है? बाकी का 99% रोल लाइट प्ले करती है, और वो लाइट कहाँ से आएगी? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेसिक काम क्या है? एक्सरेज को कन्वर्ट करना लाइट के अंदर। ऑलराइट, अब बहुत से रेडियोग्राफ्स जो हैं वो आपके पास बने हुए होते हैं विद द फिल्म इन कॉन्टैक्ट विद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, यानी कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या लगी हुई होती है? फिल्म लगी हुई होती है। अगेन वही मैंने कहा ना, एक कवर है, कवर को हमने कैसेट का नाम दिया था, और उस कवर के अंदर आपके पास 3 पेजेस की बुक थी। ठीक है, जो फर्स्ट और लास्ट पेज था उसको हमने कहा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, और जो मिड वाला पेज है वो हमारे पास क्या है? दैट इज फिल्म। ठीक है, सो बहुत से रेडियोग्राफ्स जो हैं वो उनके अंदर क्या होती है? फिल्म होती है इन कॉन्टैक्ट विद अ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, क्योंकि द यूज ऑफ फिल्म अलोन रिक्वायर्स टू हाई अपेशन रेडिएशन डोज। अगर आप लोग सिर्फ फिल्म यूज़ कर रहे हो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ नहीं करे, तो फिर आपको डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक हो गया, अ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द, देखो वही बात हो गई, काम इसका क्या है? एक्सरेज को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? लाइट के अंदर। ये विजिबल लाइट फिर आपके पास रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ इंटरेक्ट करेगी, और फिर यही लाइट आगे जाकर 99% जो लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? लाइट की वजह से होती है। बाकी की 1% आपके पास एक्सरेज की वजह से होती है। ठीक है, कहते हैं कि जो रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इट एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज दैट रीच द स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर, यानी कि ये बेसिकली ये कह रही है, अब बनना क्या है? इमेज बननी है। इमेज कैसे बनेगी? एक्सरेज जो है वो आपके पास इमेज रिसेप्टर तक जाएंगी। ठीक है, तो एक्सरेज को इमेज रिसेप्टर तक लेके तो जाती है, लेकिन उनको एम्पलीफाई करती है। कैसे? एक्सरेज को कन्वर्ट कर देती है लाइट के अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ऑन द वन हैंड यूज ऑफ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स लोअर्स द पेशेंट रेडिएशन डोज। ठीक है, रेडिएशन डोज इसकी वजह से हमें कम देना पड़ता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग फिल्म को एक्सरेज के साथ एक्सपोज करें तो हमें रेडिएशन डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द इमेज इज स्लाइटली ब्लर्ड, लेकिन इसकी वजह से इमेज थोड़ी सी ब्लर होगी। इमेज ब्लर क्यों होगी? क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम है? एक्सरेज को कन्वर्ट करना लाइट के अंदर, और लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है। लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास क्या होता है? इमेज ब्लर हो जाती है। विद मॉडर्न स्क्रीन्स सच इमेज ब्लर इज़ नॉट सीरियस। आजकल जो मॉडर्न स्क्रीन्स यूज़ हो रही हैं इसके अंदर आपके पास इमेज ब्लर इतना ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। यूजुअली होता क्या है? फिल्म जो है इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 स्क्रीन्स। वही बात होगी 3 पेजेस वाली बुक। ठीक हो गया, द फिल्म यूज्ड इज कॉल्ड डबल इमल्शन फिल्म। डबल इमल्शन फिल्म हमने पहले बात की थी, किसे कहते हैं? जिसकी बेस के दोनों साइड पे इमल्शन लेयर होती है। ठीक हो गया, आगे लिखा भी हुआ है बिकॉज इट हैज़ एन इमल्शन कोटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बेस। मोस्ट स्क्रीन्स हैव 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, यानी कि हमने जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, और वो कौन कौन सी थी? आई टोल्ड यू, देख लेते हैं इसको इधर। ठीक है, दिस वन। सबसे नीचे हमारे पास क्या थी? हमारे पास बेस थी। बेस के ऊपर हमारे पास कौन सी थी? रिफ्लेक्टिव लेयर थी। रिफ्लेक्टिव लेयर के बाद हमारे पास क्या है? फॉस्फर लेयर है, एंड देन प्रोटेक्टिव लेयर है। बेस हमारे पास क्या थी? इसकी थिकनेस लिखी हुई है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, और वी कैन से दैट सेलुलोज ट्राईएसीटेट की ये बनी हुई होती है। ठीक है, देन हमारे पास आती है रिफ्लेक्टिव लेयर। नाम से ही ज़ाहिर है रिफ्लेक्शन करवाएगी। ठीक हो गया, और ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास आती है फॉस्फर लेयर, एंड फॉस्फर लेयर इज़ द मोस्ट एक्टिव लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, ये एक एक्सरे को 800 से 1000 लाइट फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इसकी थिकनेस हमने कहा था वेरी करती है 50 से 100 माइक्रोमीटर तक। वेरी क्यों करती है? बिकॉज ये फॉस्फर लेयर डिफरेंट फॉस्फर मटेरियल से बनी हुई होती है। वो कैल्शियम टंगस्टेट भी हो सकता है, लिथियम ऑक्सीब्रोमाइड भी हो सकता है, और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड भी हो सकता है।
एंड देन हमारे पास जो फोर्थ लेयर होती है दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पॉलीमर एंड इट इज 25 माइक्रोमीटर थिक. ऑल राइट, सो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की. उसी तरह से हमारे पास 4 लेयर्स बताई हुई है. बेस, ठीक है, उसके बाद आपके पास रिफ्लेक्टिव लेयर है, देन हमारे पास फॉस्फर लेयर है, और फॉस्फर के बाद हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है. ठीक हो गया. बेस कितनी है, 1000 माइक्रोमीटर. आपके पास जैसे ही लाइट आती है, ठीक है, लाइट आपके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग से होती हुई कहाँ पे जाती है, फॉस्फर के अंदर जाती है. ठीक है, अब फॉस्फर का बेसिकली काम क्या है, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. यही फॉस्फर आपके पास एक्सरेज को कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर. यहाँ पे क्या हुई, एक्सरेज जैसे ही फॉस्फर लेयर के अंदर आई, ये मैं सूरज बना रही हूँ, इसका मतलब है लाइट. ठीक है, तो यहाँ से क्या बनी, लाइट. अब ये लाइट आपको पता है लाइट तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, तो अब इस लाइट को ये रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. और यहाँ पे बाहर आपके पास लगी हुई होती है फिल्म. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपके पास आके फिल्म के ऊपर पड़ेगी, और फिल्म जो है फिर उससे आगे लाइट से क्या बनेगी, हमारे पास लेटेंट इमेज बनेगी. इज दैट क्लियर? सो सबसे ऊपर वाली जो कोटिंग होती है वो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग. द लेयर ऑफ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्लोजेस्ट टू द रेडियोग्राफिक फिल्म. अब ये भी कह सकते हैं कि रेडियोग्राफिक फिल्म कहाँ पे लगी हुई थी, प्रोटेक्टिव कोटिंग के बाहर आपके पास क्या लगी हुई होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म. तो कह सकते हैं कि कौन सी लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो कि फिल्म के क्लोज होती है, तो वो आपके पास कौन सी लेयर है, प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर है. ठीक हो गया. ये आपके पास 10 से 20 माइक्रोमीटर थिक होती है, उधर मैंने 25 माइक्रोमीटर बता दिया. डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट रेंजेस लिखी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमने इस बुक को फॉलो करना है. सो 10 to 20 माइक्रोमीटर ये थिक होती है, एंड इट इज़ अप्लाइड टू द फेस ऑफ द स्क्रीन टू मेक द स्क्रीन रेजिस्टेंट टू द एब्रेशन एंड डैमेज. जाहिर सी बात है प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्शन करेगी, स्क्रैचेस नहीं आने देगी, किसी भी किस्म की डैमेज से बचाएगी. ठीक हो गया. दिस लेयर ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ कि जब आप लोग हैंडलिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर चार्जेस ना बन जाएं, उन सरफेस के ऊपर चार्जेस के बनने को प्रिवेंट करती है. ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर रूटीन क्लीनिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्टिव फॉस्फोर. और ये आपके पास एक क्लीनिंग सरफेस भी, यानी कि आप इसको साफ भी कर सकते हो. ठीक है, यानी कि आप, जाहिर सी बात है इसके नीचे हमारे पास क्या है, फॉस्फर होता है. ठीक है, तो फॉस्फर को डिस्टर्ब किए बगैर आप ऊपर से इस लेयर को साफ भी कर सकते हो. द प्रोटेक्टिव लेयर इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट. इसके अंदर से लाइट गुजर सकती है. ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट. देन द नेक्स्ट लेयर वी हैव इज Then the next layer is phosphor layer. The active layer of radiographic intensifying screen is phosphor. अगर एक्टिव लेयर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की फॉस्फर है, तो अगर मैं पूछूं कि एक्टिव लेयर रेडियोग्राफिक फिल्म की क्या है, सो उसकी इमल्शन है. ठीक हो गया. द फॉस्फर इमिट्स लाइट ड्यूरिंग स्टिमुलेशन बाय एक्सरेज. फॉस्फर के ऊपर जब एक्सरेज आकर लगेंगी तो ये एक्सरेज को कन्वर्ट कर देगी लाइट के अंदर. फॉस्फर लेयर्स वेरी इन थिकनेस फ्रॉम 50 से 300 माइक्रोमीटर तक. ये वेरी करती है, क्यों, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्क्रीन. आप कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना, कैल्शियम टंगस्टेट यूज़ कर रहे हो, गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड यूज़ कर रहे हो, या फिर आप लोग लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड यूज़ कर रहे हो, तो ये डिपेंड करती है. ठीक हो गया. द एक्टिव सब्सटेंस ऑफ मोस्ट फॉस्फर्स बिफोर अबाउट 1980 वॉज क्रिस्टलाइन. अच्छा, एक्टिव जो एक्टिवली यूज़ होती है वो आपके पास कौन सी होती है, कैल्शियम टंगस्टेट होती है. ठीक हो गया. द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमने ऊपर पढ़ा था कि जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास कहाँ से कहाँ तक होता है, 57 से 71 तक होता है. ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, गैडोलीनियम आ जाता है, लेंथेनम आ जाता है, और यूट्रियम आता है. ये हमारे पास कुछ फॉस्फर मटेरियल्स होते हैं जो कि आजकल जो न्यू फास्टर स्क्रीन्स हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. देन हमारे पास क्या कहता है, पेंगुइन के अंदर फॉस्फर का क्या काम है, एक्सरेज को कन्वर्ट करना लाइट के अंदर. द एक्शन ऑफ द फॉस्फर कैन बी सीन बाई व्यूइंग एन ओपन कैसेट इन द डार्कन रूम थ्रू द प्रोटेक्टिव विंडो ऑफ द कंट्रोल बूथ. अच्छा, जो आपके पास कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव विंडो होती है, अगर आप उससे देखो तो आपने अगर कैसेट को ओपन किया तो कैसेट के अंदर हमारे पास क्या थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन थी. तो आपको एक ग्लो नज़र आएगा. वो ग्लो किसकी वजह से नज़र आता है, फॉस्फर की वजह से नज़र आता है, क्योंकि रूम में क्या थी, एक्सरेज थी. ठीक है, तो वो एक्सरेज जब जैसे ही आपके पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर पड़ी तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के फॉस्फर ने उनको कन्वर्ट कर दिया लाइट के अंदर. तो इसको आप देख भी सकते हो. द रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ग्लोज ब्राइटली व्हेन एक्सपोज टू एक्सरेज. ठीक है, जैसे ही वो एक्सरेज उनको एक्सपोज करेंगी तो आपके पास क्या होगा, ब्राइटली ग्लो करेंगी. ठीक हो गया. Many materials react in this way, but radiography requires that material possess the characteristics listed in box 12.1. आगे हम इस बॉक्स को देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए, यानी कि हम लोग
अगर हमने स्क्रीन लेनी है तो हम कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर देखेंगे, फॉस्फर की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। Through the years, several materials have been used as phosphors because they exhibit these characteristics. These materials include, अच्छा इनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम टंगस्टेट यूज़ करते हैं, we use zinc sulfide, we use barium lead sulfate, as well as oxysulfides of rare earth elements, यानी कि gadolinium oxysulfide, lanthanum oxysulfide and yttrium oxysulfide भी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। Now moving towards the properties, the characteristics of phosphor materials. अच्छा, फॉस्फर शुड हैव अ हाई एटॉमिक नंबर। हमने फॉस्फर लेयर उस मटेरियल से बनानी है जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर हाई हो, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी सो इट इज़ कॉल्ड डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, ये चीज़ याद रखनी है। दो टर्म्स आपके पास हैं, एक है डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी एंड द अदर टर्म वी हैव इज कन्वर्जन एफिशिएंसी। डिटेक्टिव मतलब डिटेक्ट करना, कितनी ज़्यादा एक्सरेज को वो डिटेक्ट करता है, कितनी ज़्यादा एक्सरेज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, दिस इज कॉल्ड डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। कन्वर्जन एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कितनी एक्सरेज को वो कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर। अगर कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा है इट मीन्स ज़्यादा एक्सरेज को वो कन्वर्ट कर रहा है लाइट के अंदर, ठीक है। तो दो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी हम देखेंगे और कन्वर्जन एफिशिएंसी देखेंगे। देन द लाइट इमिटेड मस्ट बी ऑफ प्रॉपर वेवलेंथ। जो लाइट इससे इमिट होगी, जाहिर सी बात है फॉस्फर का क्या काम है, एक्सरे को कन्वर्ट करना लाइट के अंदर, तो जो लाइट इससे निकलेगी वो प्रॉपर वेवलेंथ की होनी चाहिए और उसकी वेवलेंथ आगे फिर फिल्म से भी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो नीचे फिल्म जो है वो ब्लू सेंसिटिव हो, तो ऊपर से ग्रीन आ रही है नीचे ब्लू सेंसिटिव है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फंक्शनल, ठीक हो गया। सो हमने स्पेक्ट्रल मैचिंग करनी है। स्पेक्ट्रल मैचिंग किसे कहते हैं कि जो आप लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, जिस किस्म की लाइट वो इमिट करेगी, आगे फिल्म को भी उस लाइट के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक हो गया। phosphor after glow the continuing emission of light after glow phosphor after glow the continuing emission of light after exposure of the phosphor to x-rays should be minimal। यानी कि आपने फॉस्फर को एक्सरेज के साथ एक्सपोज किया, जब आपने फॉस्फर को एक्सरेज के साथ एक्सपोज किया उस वक्त तक तो वो ग्लो चलो करती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक्सपोज करके फिर उसके बाद एक्सपोजर बंद कर दिया लेकिन उसके बावजूद वो ग्लो कर रही है, सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मकसद क्या है कि जब तक एक्सपोज हो तब तक वो ग्लो करे, जैसे ही एक्सपोजर ख़त्म हो तो उसका ग्लो भी ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। द फॉस्फर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय हीट, यानी कि उसको हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट होना चाहिए और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए उसको स्टेबल होना चाहिए। ऑल राइट, देन हमारे पास ये कहते हैं रॉन्टन डिस्कवर्ड एक्सरेज क्वाइट बाय एक्सीडेंट। ये हम लोगों ने एक्सरेज की हिस्ट्री में देखा था, ठीक है, एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस हुई थी। ऑब्जर्व्ड the luminescence of barium platinocyanide, a phosphor that was never successfully applied to diagnostic radiology। यानी कि जो पहले डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता था, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पे जब लाइट पड़ रही थी, जब एक्सरे जाके फॉल कर रही थी, तो हमारे पास क्या कॉज कर रही थी, ल्यूमिनेसेंस, यानी कि ग्लो आ रहा था। In 1 year of Röntgen's discovery of X-rays, the American inventor Thomas Alva Edison डिस्कवर्ड कैल्शियम टंगस्टेट, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बनाया था, कैल्शियम टंगस्टेट बनाया था। Although Edison demonstrated the use of radiographic intensifying screens before the beginning of the 20th century, screen film combinations did not come into general use until about the time of World War I. With improved manufacturing techniques and quality control procedures, कैल्शियम टंगस्टेट सुपीरियर फॉर नियरली ऑल रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। अच्छा जी, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें यही एक काम की चीज़ लिखी हुई है कि जो कैल्शियम टंगस्टेट है इट प्रूव सुपीरियर फॉर ऑल रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, यानी कि जितनी भी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं उन तमाम को फॉलो जो कर रहा था वो क्या था, कैल्शियम टंगस्टेट था। Until 1970 was used almost exclusively as the phosphor। Since then, फिर उसके बाद क्या हुआ, rare earth screens have been used in diagnostic radiology। rare earth screens अगेन रेयर अर्थ क्या है, जिसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 57 से 71 तक होता है। These screens are faster than those made up of calcium tungstate। अब ये जो रेयर अर्थ screens है they are more faster than calcium tungstate, rendering them more useful for most types of radiographic imaging। Use of rare earth screens result in the lower patient dose, जाहिर सी बात है
इसमें आपके पास क्या होता है, पेशेंट डोज भी कम होता है, इनके ऊपर हीट इफेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, और एक्सरे एंड रिड्यूस्ड शील्डिंग फॉर एक्सरे रूम्स, यानी कि एक्सरे रूम से ये शील्ड यानी कि बाहर भी नहीं जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रिफ्लेक्टिव लेयर। द थर्ड लेयर वी हैव इज रिफ्लेक्टिव लेयर। अब फॉस्फर और बेस के दरमियान हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, 25 माइक्रोमीटर थिक होती है, दैट इज मेड अप ऑफ शाइनी सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी बनी हुई हो सकती है या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की भी बनी हुई हो सकती है। जब एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं फॉस्फर के साथ तो क्या होता है, लाइट इज इमिटेड आइसोट्रॉपिकली। आइसोट्रॉपिकली मतलब तमाम की तमाम डायरेक्शंस में इक्वली इंटेंसिटी की लाइट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ आइसोट्रॉपिक इमिशन रेफर्स टू रेडिएशन इमिटेड विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि तमाम की तमाम डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी से लाइट जाती है। अब लेस देन हाफ ऑफ दिस लाइट इज इमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म, यानी कि बहुत कम लाइट जो है वो फिल्म की डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे हमने बात की ना, अब जब लाइट आती है तो फिल्म तो ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर के बाहर आपके पास क्या होती है, फिल्म होती है। सो जब फॉस्फर कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर तो बहुत कम जो है वो लाइट फिल्म की तरफ जा रही होती है, तो ये रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, ये रिफ्लेक्शन कॉज करती है और ज़्यादा सारी लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसको उसकी डायरेक्शन फिल्म की तरफ कर देती है। ठीक हो गया। द रिफ्लेक्टिव लेयर इंटरसेप्ट्स लाइट हेडेड इन अदर डायरेक्शंस, यानी कि जो दूसरी डायरेक्शंस में लाइट होती है उसको क्या करती है, रीडायरेक्ट करती है टू दी फिल्म। द रिफ्लेक्टिव लेयर एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जाहिर सी बात है, रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम है, लाइट के अंदर कन्वर्ट करना और फिर लाइट को फिल्म की तरफ एक्सपोज करना। ठीक हो गया। सो ये रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, जो बाकी डायरेक्शंस में लाइट गई हुई होती है उस लाइट को भी आपके पास फिल्म की डायरेक्शन में करता है। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी बढ़ती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बनेगी। ठीक हो गया। नियरली डबलिंग द नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स दैट रीच द फिल्म, यानी कि जो फिल्म की तरफ लाइट जा रही होती है उसको डबल कर देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेस। द लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द रेडियोग्राफिक फिल्म इज द बेस। नियरेस्ट कौन सी थी, प्रोटेक्टिव। फारदेस्ट कौन सी है, बेस। द बेस इज अप्रोक्सीमेटली 1 millimeter thick and serves principally as a mechanical support for the active phosphor layer, यानी कि बेस है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। पोलिएस्टर इज द पॉपुलर बेस मटेरियल इन रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी कि किससे मिलकर बनती है, पोलिएस्टर से मिलकर बनती है। जस्ट एज इट फॉर द रेडियोग्राफिक फिल्म, जिस तरह रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर पोलिएस्टर से मिलकर बन रही थी, तो ये बेस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की भी पोलिएस्टर से मिलकर ही बनती है। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्क्रीन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एनी मटेरियल दैट एमिट लाइट इन रिस्पॉन्स टू सम आउटसाइड स्टिमुलेशन, उसको हम कहते हैं फॉस्फर, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ आई, चाहे वो एक्सरे है, चाहे वो कोई भी रेडिएशन है, उस यानी कि कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है, वो एक्सरेज हैं, ठीक है, जब किसी मटेरियल के साथ लगता है और वो मटेरियल लाइट को एमिट करता है, सो इसको हम कहते हैं फॉस्फर। और जो लाइट एमिट हुई है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। ऑल राइट। जो मटेरियल आपके पास लाइट को एमिट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फर, और जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट को कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। वो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकते हैं, वो स्टिमुलाई कोई इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है जिस तरह फ्लोरेसेंट लाइट, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस तरह लाइटनिंग बग, ये जो जिसको हम अपनी ज़बान में जुगनू कहते हैं या फिर फायर फ्लाइज कहते हैं। ठीक है। विजिबल लाइट, अ वॉच डायल। अब वॉच डायल क्या है, आप रिस्ट वॉचेस, तो जब अंधेरे में जाते हैं तो वो आपके पास जो डायलर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो जो आपके पास वॉच डायल होता है वो ग्लो कर रहा होता है। ठीक है। सो उसके अंदर कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट। एंड एक्सरेज, रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के केस में हमारे पास क्या होती हैं, एक्सरेज होती हैं। ठीक है। ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये सारी की सारी ग्लो करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। सो हम इसे क्या कह सकते हैं, these cause luminescence in materials, मटेरियल्स के अंदर ग्लो कॉज करती हैं। ठीक हो गया। ल्यूमिनेसेंस इज सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन, यानी कि ये भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन की तरह ही होती है। However, luminous involves outer shell electrons. luminous के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, outer shell electrons होते हैं। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है और ल्यूमिनेसेंस क्या है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, लेट मी ड्रॉ एन एटम।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जैसे ही आपके पास बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, कोई भी फोटॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा, ये आएगा, ठीक है, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, स्ट्राइक किया और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। अब यहाँ पे वी हैव एम्प्टी स्पेस, ठीक हो गया। अब इस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए क्या करेगा, आपके पास जो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और इस स्पेस को, यानी कि ये ऊपर वाला, यहाँ पे इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा और आपके पास इस स्पेस को कवर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो दे रिलीज एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी से जो आपके पास एक्सरेज बनती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी, ठीक हो गया। और ल्यूमिनेसेंस क्या है, ल्यूमिनेसेंस इन्वॉल्व्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ल्यूमिनेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इन अ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अब रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर क्या होता है, अगर एक सिंगल एक्सरे एब्जॉर्ब हुआ है तो ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइट फोटॉन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फॉस्फर क्या करता है, एक एक्सरे से 800 से 1000 लाइट फोटॉन्स बना देता है, ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या कहते हैं, व्हेन अ ल्यूमिनेसेंट मटेरियल इज स्टिमुलेटेड, ल्यूमिनेसेंट मटेरियल कौन सा मटेरियल, जो कि ग्लो करेगा, ठीक है। सो उस मटेरियल को जब स्टिमुलेट किया जाता है, डिफरेंट तरीके से आप स्टिमुलेट कर सकते हो। अभी हमने पीछे पढ़ा केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो सकते हैं, उसको आप इलेक्ट्रिक करंट के जरिए स्टिमुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रेज्ड टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल, यानी कि लेट्स से ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है, इसके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक हो गया। अब ये दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स अ होल इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे पास कहाँ पे चला गया, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया, तो यहाँ पे स्पेस क्या हो गई, ये स्पेस एम्प्टी हो गई, ठीक हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन गया है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर कुछ देर के लिए रहेगा, बाकी फिर ये दोबारा पास कहाँ पे आएगा, नॉर्मल स्टेट के अंदर आएगा। जब ये नॉर्मल स्टेट के अंदर आएगा तो आपके पास ये क्या करेगा, इमिट करेगा एक विजिबल लाइट के फोटोन को, ठीक हो गया। सो हम इसको भी यहाँ पे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, इनर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे था इसमें हमारे पास क्या था, इनर शेल इलेक्ट्रॉन निकला था और उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या आया था, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन गया था इनर शेल के अंदर। ऐसा ही है अगर हम ल्यूमिनेसेंट की बात करें, ठीक है, तो ल्यूमिनेसेंस में क्या है, लेट्स से ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद ये दोबारा से आपके पास कहाँ पे आएंगे, अपनी जगह पर आएंगे। यानी कि जब यहाँ से गए थे तो यहाँ पे होल बन गया था ना, अब दोबारा इस होल को फिल करने के लिए आएंगे। जब ये दोबारा आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ आ रहे हैं तो ये फोटोन को इमिट करेंगे और वो फोटोन किसका होगा, विजिबल लाइट का फोटोन होगा। यहाँ पे जो फोटोन था वो किसका था, एक्सरे का था, जबकि यहाँ पे जो फोटोन है वो विजिबल लाइट का है, ठीक हो गया। सो फर्क कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में और ल्यूमिनेसेंट में यही है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आता है। जबकि ल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि हमारे पास आउटर शेल इलेक्ट्रॉन निकल के हायर स्टेट के अंदर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फिर जब दोबारा अपनी जगह पर वापस आता है तो लाइट को इमिट करता है। इज दैट क्लियर? इसको यहाँ से अरेज कर देते हैं, ओके। सो यही लिखा हुआ है कि दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स अ होल इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। जब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो होल बन जाएगा। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर दोबारा आएगा तो इसकी वजह से आपके पास एक विजिबल लाइट फोटोन इमिट होगा, ठीक हो गया। द रेंज ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स फॉर एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज नैरो, यानी कि बहुत कम रेंज होती है इनकी। एंड दी स्टेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फर, ये डिपेंड करती है फॉस्फर के स्ट्रक्चर पे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है।
The wavelength of emitted light is determined by the level of excitation to which the electron was raised. यानी कि अगर बहुत जाहिर सी बात है, अब देखो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लेवल पे चला गया वो, तो जब वो एक्साइटेड लेवल से दोबारा अपनी नॉर्मल के स्टेट के अंदर आएगा तो वो ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन रिलीज करेगा, ठीक हो गया, इमिट करेगा। एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन फॉस्फर। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? जो भी फॉस्फर आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया। अब देख लो यहाँ पे ही बताया हुआ है, ये कोई भी टारगेट एटम है, एक्सरे आया, ठीक है, एक्सरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, होल बन गया है। अब दोबारा जब यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को फिल करने के लिए आएंगे तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज होगा विच इज़ लाइट फोटोन। सो क्या कहते हैं कि ल्यूमिनेसेंस अकर्स व्हेन एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड टू एन एक्साइटेड स्टेट। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा और फिर अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो ये आपके पास लाइट फोटोन को इमिट करेगा। दैट क्लियर? नाउ पेंगुइन में क्या कह रहे हैं कि ल्यूमिनेसेंट मटेरियल इमिट लाइट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है, ये जो लाइट इमिट करता है उस लाइट का एक कलर होगा, स्पेसिफिक कलर होगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, ठीक हो गया। अब कहते हैं टू टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। एक को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस और एक को हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब आपके पास विजिबल लाइट इमिट हुई, ठीक है, कब इमिट हुई? जब आप लोगों ने फॉस्फर को स्टिमुलेट किया। जब तक वो स्टिमुलेटेड है और वो लाइट इमिट हो रही है, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। वी कॉल इट फ्लोरेसेंस, यानी कि अपॉन स्टिमुलेशन ये जो है वो लाइट को इमिट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, द फॉस्फर कंटिन्यूज टू इमिट लाइट आफ्टर स्टिमुलेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। आपने एक दफ़ा स्टिमुलेट किया, अब आप लोगों ने स्टिमुलस हटा दिया, उसके बावजूद वो ग्लो कर रहा है, सो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जब तक स्टिमुलेशन है तब तक ग्लो करेगा, लेकिन फॉस्फोरेसेंस स्टिमुलेशन के बाद भी ये जो है वो ग्लो करता रहता है। सो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न विद 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। अब जो रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका कंसर्न 3 चीज़ों से होता है। किस चीज़ से? वो स्क्रीन की स्पीड को देखता है। स्क्रीन स्पीड मैंने आपको पहले कहा था, इट इज़ स्क्रीन सेंसिटिविटी, यानी कि कितनी जल्दी स्क्रीन जो है वो आपके पास लाइट को यूज़ करके इमेज बनाती है, ठीक हो गया। इमेज की नॉइस कम से कम होनी चाहिए एंड स्पेशियल रेजोल्यूशन। Because screens are used to reduce patient radiation dose, one characteristic is the magnitude of dose reduction. एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया कि डोज रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ स्पीड ऑफ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन की कितनी स्पीड है, कितनी स्क्रीन जो है वो हमारे पास लाइट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर की। सो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या है? याद रखना है, इन radiography intensification factor, it is a measure of how much a radiographic intensifying screen reduces the required x-ray exposure। यानी कि जब वो कम एक्सरेज को यूज़ करके, देखो एक्सरेज आ रही हैं, अब हमने पढ़ा था कि एक एक्सरे को वो कन्वर्ट कर रही है 800 से 1000 लाइट फोटॉन्स के अंदर, ठीक है, तो फिर हम एक्सरे डोज कम देंगे ना, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेसिक काम क्या है कि ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सरे एक्सपोजर को कम करती है, डोज को कम करती है। और इसका पर्पस क्या होता है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर का? ठीक है, हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरेज को कन्वर्ट कर देती है विजिबल लाइट के अंदर, और ये विजिबल लाइट इट इज़ मोर एफिशिएंटली कैप्चर्ड बाय फिल्म, ठीक हो गया। ये काम कैसे करती है कि स्क्रीन सबसे पहले एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगी और फिर इमिट क्या करेगी? लाइट इमिट करेगी, ठीक हो गया। और याद रखना है, द फिल्म इज़ मोर सेंसिटिव टू लाइट एज कम्पेयर टू एक्सरेज। एक्सरेज इतने ज़्यादा फिल्म के ऊपर जाकर नहीं पड़ते हैं, इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं जितनी लाइट होती है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन फैक्टर एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ स्क्रीन। और स्पीड मैंने बताया था क्या है? स्पीड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, यानी कि कितनी कम रेडिएशन से लेकर वो आपके पास क्या बनाती है? इमेज बनाती है, ठीक हो गया। सो अब हम वन बाय वन देखते हैं स्क्रीन स्पीड क्या है, ठीक है।
Many types of radiographic intensifying screens are available and each manufacturer uses different names to identify them. मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई. Collectively, however, screens usually are identified by their relative speed, expressed numerically. यानी कि screens को identify किया जाता है on the basis of speed. अब कुछ screens ऐसी होती हैं जिनकी speed आपके पास 50 होती है, उन्हें हम कहते हैं slow. और जो slow होती है वो आपको detail image देती है. ये बात भी याद रखेंगे. अब आगे चल के मैं बताती हूँ कि क्यों जो है वो detail image देती है. और कुछ स्क्रीन ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड 1200 तक होती है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट होती हैं. ठीक हो गया. स्क्रीन स्पीड इज अ रिलेटिव नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ एफिशिएंटली एक्सरेज आर कन्वर्टेड इनटू लाइट. वही बात हो गई कि स्क्रीन स्पीड हमें क्या बताती है कि कितनी जल्दी एक्सरेज जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं लाइट के अंदर. पावर स्पीड मतलब वेरी फास्ट स्क्रीन. कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन्स आर असाइंड अ वैल्यू ऑफ 100 एंड सर्व एज द बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर स्क्रीन्स. यानी कि कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन्स की स्पीड कितनी है? 100. जो हाई स्पीड रेयर अर्थ स्क्रीन्स होती हैं, यानी कि जिनके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी आपके पास कितनी होती है? 1200 तक होती है. ठीक है. डिटेल स्क्रीन्स हैव स्पीड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80. जो डिटेल स्क्रीन्स होती हैं या जिनका आप लोग कह लो कि स्लो स्पीड की जो स्क्रीन्स होती हैं, वो हमारे पास उनकी स्पीड कितनी है? 50 to 80 है. दीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर समराइज्ड इन टेबल 12.4. उसको भी हम देख लेते हैं. ठीक हो गया. द स्पीड ऑफ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कन्वेज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट डोज. स्पीड का पेशेंट डोज के साथ कोई कंसर्न नहीं है. ठीक हो गया. दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड बाय द इंटेंसिफिकेशन फैक्टर. डोज का ताल्लुक किसके साथ है? इंटेंसिफिकेशन फैक्टर के साथ. स्पीड का ताल्लुक स्पीड का ताल्लुक डोज के साथ नहीं है. इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या है? द इंटेंसिफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of exposure required to produce the same optical density with a screen to the exposure required to produce an optical density without a screen. यानी कि इंटेंसिफिकेशन फैक्टर किसे कहते हैं कि एक तरफ आप स्क्रीन लगा के इमेज ले रहे हो और दूसरी तरफ आप लोग स्क्रीन के बगैर इमेज ले रहे हो. ठीक हो गया. सो कहते हैं कि स्क्रीन के साथ आपने जब इमेज ली तो कितनी एक्सरेज आपने यूज़ की और स्क्रीन के बगैर आप लोगों ने कितना एक्सपोजर दिया, तो वो आपके पास क्या है? इंटेंसिफिकेशन फैक्टर है. ठीक हो गया. अब जाहिर सी बात है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जब प्रेजेंट होगी तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरेज को कन्वर्ट करती है लाइट फोटोन के अंदर. हमने ये भी कहा कि ये एक एक्सरे को कन्वर्ट करती है 1000 फोटॉन्स के अंदर. ऐसा ही है. ठीक है. तो जाहिर सी बात है डोज कम हो जाएगा. ठीक हो गया. ये टेबल 12.4 देख लो. हमारे पास क्या है कि ये उन्होंने डिफरेंस बताई हुई है. ये आप खुद भी देख सकते हो कि कलर ऑफ एमिशन कैल्शियम टंगस्टेट का ब्लू होता है, ऑक्सीसल्फाइड्स का ग्रीन और ब्लू होता है. ठीक हो गया. अप्रॉक्सीमेट स्पीड कितनी होती है? 50 से 200. और ये आपके पास ऑक्सीसल्फाइड्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो रेयर अर्थ स्क्रीन्स हैं, इनकी 80 to 1200 तक होती है. फिर इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कितना होता है तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या पता है कि इंटेंसिफिकेशन फैक्टर है क्या. ठीक है. तो हमने बात की ना कि एक तरफ आप स्क्रीन को यूज़ करके एक्सपोज कर रहे हो और एक तरफ आप लोग स्क्रीन को के बगैर जो है वो एक्सपोज कर रहे हो. तो आप देखोगे कि जब आप लोगों ने स्क्रीन के साथ एक्सपोजर दिया तो कितनी एक्सरेज ने इमेज बनाई, और जब आप लोगों ने स्क्रीन के बगैर एक्सपोजर दिया तो कितनी एक्सरेज से इमेज बनी. तो वो हमारे पास है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर. The optical density chosen for comparison of one radiographic intensifying screen versus another is usually, ये आपके पास 1.0 होता है. ये क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी है. ठीक हो गया. इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs. द वैल्यू ऑफ इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कैन बी यूज टू डिटरमिन द डोज रिडक्शन. इंटेंसिफिकेशन फैक्टर का याद रखना है ताल्लुक किसके साथ है? डोज के साथ है. ठीक है. इंटेंसिफिकेशन फैक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इंटेंसिफिकेशन फैक्टर को हम इसलिए यूज़ करते हैं टू डिटरमिन द डोज रिडक्शन, कि हम कितनी डोज कम दें. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेते हैं. अ पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड विद अ 100 स्पीड रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज टेकन एट, ये KVP दिया हुआ है, MA दिया हुआ है, एंड रिजल्ट्स इन एन इंट्रास्किन एक्सपोजर ऑफ 2 मिली ग्रे, यानी कि 200 मिली रॉन्चेन. अ सिमिलर एग्जामिनेशन टेकन विदाउट स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के साथ लिया तो इतना हुआ, विदाउट स्क्रीन लिया तो आपके पास इतना है. व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इंटेंसिफिकेशन फैक्टर ऑफ द स्क्रीन कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो जब आप लोगों ने स्क्रीन के बगैर लिया तो हमारे पास कितना, देखो विदाउट स्क्रीन आपके पास 64 एक्सरेज यूज़ हुई हैं. ठीक हो गया. और विद स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरेज से ही आपके पास क्या हो गया? इमेज बन गई. और इमेज की क्वालिटी बिल्कुल सेम है.
तो आपके पास जो फैक्टर आया वो कितना है, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर हमारे पास आया है जी 32। इसका मतलब है कि जब आप लोग स्क्रीन यूज़ करते हो तो आप लोग इतनी एक्सरेज कम यूज़ करके उसी क्वालिटी की इमेज बना सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन स्पीड। अब स्क्रीन स्पीड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सम ऑफ दीज आर कंट्रोल्ड बाय द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट। अब कुछ चीज़ें रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में होती हैं और कुछ जो है वो उसके हाथ में नहीं होती। अल्टीमेटली द स्क्रीन स्पीड इज डिटर्मिन्ड बाय द रिलेटिव नंबर ऑफ एक्सरे स्पीड। अगेन वही बात है कि कितने नंबर ऑफ एक्सरेज आपके पास इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉस्फर के साथ और हाउ एफिशिएंटली दिस फॉस्फर इज कन्वर्टिंग एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन की स्पीड है। 12.2 gives the properties of radiographic intensifying screens that affect screen speed and cannot be controlled by radiologic technologists. They are listed in their relative order of importance. अच्छा, ये जो आपके पास ये लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़, ये आपके पास रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फर कंपोजिशन, तो फॉस्फर कंपोजिशन अब हम लोग थोड़ी ना फॉस्फर बना रहे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है। ठीक हो गया। तो जो रेयर अर्थ फॉस्फर्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सरेज को कन्वर्ट करते हैं लाइट के अंदर। फॉस्फर की थिकनेस, अगेन फॉस्फर की थिकनेस हमने नहीं बनाई, मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा थिकर होगा फॉस्फर उतनी ज़्यादा डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी होगी। वैसे भी हम देखते हैं ना, जितनी कोई चीज़ मोटी हो वो अपने अंदर उतनी ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी हमने देखा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज को डिटेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक हो गया। तो जितना ज़्यादा फॉस्फर लेयर थिक होगी उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी एक्सरेज को। अब कहते हैं हाई स्पीड स्क्रीन्स हैव थिक फॉस्फर लेयर। हमारे पास हाई स्पीड स्क्रीन्स होती हैं, इनके अंदर फॉस्फर लेयर कैसी होती है, थिक होती है। जबकि जो फाइन डिटेल्ड स्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर थिन फॉस्फर लेयर होती है। अब इसका मकसद क्या है। ठीक है। जो हमारे पास हाई स्पीड स्क्रीन्स होती हैं इनके अंदर थिकर फॉस्फर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एक्सरे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। जब एक्सरे एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो इमिट भी ज़्यादा होंगी। ठीक है। लीडिंग टू फास्टर इमेज प्रोडक्शन। ठीक हो गया। हाउएवर ये जब आप लोग थिकनेस को इंक्रीज़ कर देते हो, सो याद रखना है जितनी ज़्यादा कोई मोटी चीज़ हो तो उससे लाइट भी उतनी ज़्यादा स्प्रेड होती है। ठीक हो गया। अगर थिन चीज़ हो तो उससे लाइट थोड़ी ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर थिक चीज़ है तो उससे लाइट फिर ट्रांसमिट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट होती है, स्प्रेड हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं लाइट डिफ्यूज़ हो जाती है बिफोर रीचिंग द फिल्म। ठीक है। तो जब लाइट डिफ्यूज़ हो जाएगी, फिल्म तक पहुँचेगी ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से इमेज की शार्पनेस कम होती है। इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इमेज आपको नहीं मिलेगी हाई स्पीड स्क्रीन्स के अंदर। बेशक इमेज आपको जल्दी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जल्दी का काम ख़राबी का या शैतान का। ठीक है। तो हाई स्पीड स्क्रीन्स के अंदर इमेज आपको जल्दी मिलेगी, लेकिन इमेज की वो डिटेल्स नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके अंदर थिकर फॉस्फर लेयर है। ठीक है। और थिकर फॉस्फर लेयर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। एब्जॉर्ब करिए तो आपको इमेज तो जल्दी मिलेगी, लेकिन थिकनेस की वजह से आपके पास क्या होगा, जो लाइट एमिट हो रही है वो स्प्रेड हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास कहते हैं फाइन डिटेल स्क्रीन्स। अब जो फाइन डिटेल स्क्रीन्स हैं उनके अंदर आपके पास फॉस्फर की लेयर क्या होती है, थिन होती है। ठीक हो गया। जब थिन है तो लाइट की डिफ्यूजन कम होगी। जब लाइट की डिफ्यूजन कम होगी तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा शार्प इमेज बनेगी। उस इमेज की स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी, उस इमेज की डिटेल बहुत ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। सो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास होती है रिफ्लेक्टिव लेयर। अब रिफ्लेक्टिव लेयर अगेन रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बना रहा, तो ये भी उसके हाथ में नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ अ रिफ्लेक्टिव लेयर इंक्रीजेज स्क्रीन स्पीड। हमने पढ़ा था ना कि रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, वो जो लाइट स्प्रेड हो रही थी उसको क्या कर रही थी, फिल्म की डायरेक्शन में कर रही थी। तो रिफ्लेक्टिव लेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। बट ऑल्सो इंक्रीजेज इमेज ब्लर। अब रिफ्लेक्टिव लेयर भी आपके पास इमेज को ब्लर करती है। इमेज को कैसे ब्लर करती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती हैं। ठीक हो गया। तो इमेज भी ब्लर होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डाई। अगेन हम लोग डाई यूज़ नहीं कर रहे होते, वो डाई फिल्म के अंदर ऑलरेडी डाल के देते हैं। ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होता है। तो लाइट एब्जॉर्बिंग डाइज आर एडेड टू सम फॉस्फर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ लाइट। लाइट को स्प्रेड होने से बचाते हैं क्योंकि वो ये जो है वो डाई लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज डाइज इम्प्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये डाइज क्या करते हैं, इनकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन तो अच्छी होगी क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्प्रेड नहीं होने दे रहे। एज अ रिजल्ट इमेज ब्लर नहीं होगी, लेकिन इनकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। ठीक हो गया। क्योंकि लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, स्पीड का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फिल्म तक पहुंचना और फिल्म के ऊपर इमेज का बनना। तो लाइट तो एब्जॉर्ब हो रही है अब। ठीक है। डाई भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे पास स्पीड कम हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल साइज। क्रिस्टल्स कहाँ पे होते हैं? इमल्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फॉस्फर क्रिस्टल्स लार्ज साइज के यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास क्या करेंगे? ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेंगे पर एक्सरे इंटरेक्शन, यानी कि एक एक्सरे से ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं ना। द क्रिस्टल्स ऑफ डिटेल स्क्रीन्स आर अप्रॉक्सीमेटली हाफ द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ हाई स्पीड स्क्रीन्स, यानी कि जो हमारे पास हाई स्पीड स्क्रीन होती है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं और जो हमारे पास डिटेल स्क्रीन के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं तो वो हाई स्पीड स्क्रीन वाले क्रिस्टल्स के हाफ के होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका साइज आधा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फर क्रिस्टल्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। हायर क्रिस्टल कंसंट्रेशन, आपके पास अगर क्रिस्टल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को इमिट करेंगे, तो इसकी वजह से हायर स्क्रीन स्पीड होगी, स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? और तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के अंडर नहीं होती हैं, ठीक हो गया। अब कहते हैं several conditions that affect radiographic intensifying screen speed are controlled by the radiologic technologist। अब जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में होती है वो क्या है? रेडिएशन क्वालिटी, आप केवीपी कितना रख रहे हो, आप एमए कितना रख रहे हो, इमेज प्रोसेसिंग, ये भी रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में होती है, और टेम्परेचर को मेंटेन करना भी रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में है। एज एक्सरे ट्यूब पोटेंशियल इज इंक्रीज, जब आप लोग एक्सरे ट्यूब का पोटेंशियल इंक्रीज कर देते हो तो क्या होता है? हमारे पास इंटेंसिफिकेशन फैक्टर भी बढ़ता है, ठीक हो गया। ऑल्दो दिस में सीम contrary to the discussion of X-ray absorption in chapter 9, it is not I guess not important। मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद ये समझाती हूँ, ठीक है। चैप्टर 9 के अंदर हमने देखा था कि एक्सरे एब्जॉर्प्शन वाज शोन टू डिक्रीज विद इंक्रीजिंग केवीपी, जब आप लोग केवीपी बढ़ा देते हो तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। पहले ऊपर वाला हम समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको कहते हैं कि जब आप लोग एक्सरे ट्यूब का पोटेंशियल इंक्रीज करते हो तो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जब एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या होता है? ट्यूब के अंदर हमारे पास होता है कैथोड, कैथोड से बेसिकली जाना होता है कहाँ पे? एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स ने जाना होता है। जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करोगे तो कोई भी चीज़ फ्लो ही तब करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ जाएंगे और विद हायर काइनेटिक एनर्जी जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये अपनी एनर्जी कहाँ पर देंगे? एनोड को देंगे, ठीक है। और एज अ रिजल्ट एनोड से क्या निकलेंगी? एनोड से आपके पास एक्सरेज निकलेंगी। इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं कि चैप्टर 9 में हमने देखा था कि एक्सरे एब्जॉर्प्शन वाज शोन टू डिक्रीज, एक्सरे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है जब आप लोग केवीपी को इंक्रीज करते हो। केवीपी एनर्जी है, ठीक है। अब जब हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है तो एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि यहाँ से ये निकल जाएगी, ये पेनिट्रेट होगी, ठीक हो गया। सो याद रखना है जब हाई केवीपी करोगे सो हायर एनर्जी होगी, हायर एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स होंगे, ठीक है, विच हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर, ये इस मैटर से पेनिट्रेट कर जाएंगे एंड आर लेस लाइकली टू बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कम होंगे बल्कि पेनिट्रेट ज़्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? अब कहते हैं रिमेंबर हाउ एवर दैट द इंटेंसिफिकेशन फैक्टर इज द रेशो ऑफ X-ray absorption in a radiographic intensifying screen to that in radiographic film alone। अगेन उन्होंने बताया है कि इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि एक्सरे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है फिल्म के अंदर, कब कब? जब आप जब स्क्रीन यूज़ कर रहे हो और दूसरा एक में स्क्रीन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो स्क्रीन के विदाउट आप लोगों की एक्सरे कितनी जा रही है फिल्म तक और स्क्रीन के साथ कितनी जा रही है, दिस इज इंटेंसिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। स्क्रीन्स हैव हायर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स देन फिल्म, स्क्रीन के जो है वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं देन फिल्म, देयरफॉर ऑल्दो ट्रू एब्जॉर्प्शन इन द स्क्रीन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग केवीपी। अगेन यही कहने कि जब आप लोग केवीपी इंक्रीज करोगे एनर्जी ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि एब्जॉर्प्शन कम होगी। रिलेटिव एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू दैट इन फिल्म इंक्रीजेस, लेकिन फिल्म के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
स्क्रीन के अंदर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। जब आप लोग केवीपी इंक्रीज़ करोगे तो स्क्रीन के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होगी, जबकि फ़िल्म के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या है? जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है एक्सरे कैसेट के अंदर, इसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक्सरेज़ को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करे किसके अंदर? लाइट के अंदर, और फिर वो लाइट आपके पास एक्सपोज़ करती है फ़िल्म को, ऐसा ही है। हाउएवर जब आप लोग केवीपी को इंक्रीज़ करते हो, सो अ लार्जर पोर्शन ऑफ एक्स-रे फोटॉन बायपास द स्क्रीन। अब ये स्क्रीन में से गुजर जाते हैं, रिड्यूसिंग द स्क्रीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स-रेज। तो स्क्रीन इन एक्स-रेज को एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि वो स्क्रीन में से गुजर जाते हैं। जब स्क्रीन में से गुजर जाएंगे तो स्क्रीन के बाद आपके पास क्या लगी हुई होती है? फिल्म होती है, ठीक है। सो फिल्म एब्जॉर्प्शन की बात करें तो स्क्रीन एब्जॉर्प्शन क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? जब हम लोगों ने केवीपी इंक्रीज कर दिया, एनर्जी ज़्यादा थी, स्क्रीन को बाईपास करके वो फिल्म तक आ गए, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सरेज एब्जॉर्ब बाय द फिल्म इट सेल्फ इंक्रीजेज रिलेटिवली। ऑब्वियस सी बात है ना, एक चीज़ में से जब गुजर के चीज़ आ रही है तो नीचे फिल्म है, तो फिल्म तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेयर अर्थ स्क्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रेयर अर्थ स्क्रीन दे आर मोर एफिशिएंट एट कन्वर्टिंग एक्सरेज टू लाइट, ठीक है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा भी रेडिएशन से एक्सपोज करो, सेम डेंसिटी की इमेज बनाएंगी कंपेयर टू फास्ट स्क्रीन इमेजेस। क्योंकि फास्ट स्क्रीन इमेजेस के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी? फास्ट स्क्रीन इमेजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है? फॉस्फर लेयर थिकर होती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि एट 70 kVp वेयर एज द इंटेंसिफिकेशन फैक्टर फॉर अ टिपिकल पार स्पीड स्क्रीन इज 60, दैट फॉर अ रेयर स्क्रीन इज 150। आप खुद देख लो, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर एक का क्या है? 60 है, और रेयर अर्थ स्क्रीन का क्या है? 150 है। ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द इमल्शन आर अफेक्टेड विद व्हेन रेडियोग्राफिक फिल्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट। अब ये बात याद रखनी है, जब रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर लाइट आके पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इमल्शन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, यानी कि इमल्शन का ऊपर सुपरफिशियल लेयर, वही सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट होती है। लेकिन जब आपके पास एक्सरेज आकर पड़ती हैं, जब एक्सरेज आकर एक्सपोज करती हैं फिल्म को, तो इमल्शन थ्रू आउट इफेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज क्या होती हैं? उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। Therefore, excessive developing time for screen film results in lowering of the intensification factor because the emulsion nearest the base contains no latent image। अब इसका मतलब क्या है? Excessive developing time यानी कि developing process में आप कितना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप लोग केमिकली कन्वर्ट करते हो, जो हमारे पास सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ब्लैक मेटालिक सिल्वर के अंदर, ताकि आपके पास लेटेंट इमेज विजिबल हो सके, ठीक है। हमने बात की थी ना, प्रोसेसिंग हम करते हैं, ठीक हो गया। तो हम लेटेंट इमेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं विजिबल इमेज के अंदर, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आप लोगों ने डेवलपिंग टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया, तो डेवलपमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? हम उसको डेवलपर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर होगा उसके अंदर डेवलपिंग टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस डेवलपर के अंदर हम लोगों ने फिल्म को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया। जब ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो वो जो डेवलपर है वो फिल्म की जो इमल्शन लेयर है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जब वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो वो उन एरियाज़ को अफेक्ट करेगा जहाँ पर एक्सपोजर हुआ ही नहीं था, ठीक है। जहाँ पे आपके पास एक्सरे पहुँचती नहीं है और जहाँ पे आपके पास एक्सरेज एक्सपोज ही नहीं होती हैं, ठीक है, तो उन एरियाज़ को जाकर क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होती हैं? सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स की रिडक्शन हो जाती है इन दीज अनएक्सपोज्ड एरियाज़। यूनिफॉर्म डेंसिटी आ जाएगी, और जब यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म जब एक जैसी आपको कोई चीज़ मिले तो आप वहाँ पे डार्क और लाइट एरियाज़ के दरम्यान डिफ्रेंशिएट तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपके पास इमेज का कंट्रास्ट भी कम होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप लोग पढ़ो तो शायद आपको समझ आए। एक्सेसिव डेवलपिंग टाइम यानी कि अगर आप लोगों ने डेवलपर के अंदर बहुत ज़्यादा रखा है फॉर स्क्रीन फिल्म रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ द इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। हो गया। क्यों कम है? क्योंकि एमल्शन नियरेस्ट द बेस कंटेन नो लेटेंट इमेज। जो बेस के नज़दीक एमल्शन है उसके अंदर किसी भी किस्म की लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन ही नहीं हुई है। Yet it can be reduced to silver if the developer is allowed sufficient time to penetrate the emulsion to depth। वही बात हो गई कि वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिल्वर के अंदर। दिस टू इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, सो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया।